Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज सेमेस्टर 3 के मैक्रो का मैंने स्टार्ट किया, एग्रीगेट डिमांड, और उसकी थर्ड क्लास है। और आज के क्लास में भी मैं बेसिक वर्ड इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अभी सेमेस्टर 3 की जो प्रॉपर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी हम 2-4 कदम पीछे चल रहे हैं और पिछले वाले सेमेस्टर्स की कुछ बातों को रिवाइज कर रहे हैं और वहाँ से लिंक लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, आप वहाँ से बैकअप ले सकते हैं, और थर्ड क्लास आज मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल्स PDF कोई भी चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको हम शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, जिन बच्चों ने सारे कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं या जो भी कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, उनको कोई भी चीज़ ज़रूरत हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप अपना जीमेल भेजिए, मैं आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, आइए लिखिए सबसे पहले क्लास नंबर थर्ड। सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर थर्ड। जब तक मैं क्लास नंबर थर्ड लिखता हूँ, आप जानते हैं कि मेरी आदत रही है, मैं कुछ कुछ बकबक करता रहता हूँ। बकबक ये कर रहा हूँ कि रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। अगर आपने पीछे तकिया लगा रखा है तो बहुत ही गलत बात है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी वो करेंगे आप। क्लास नंबर थर्ड। क्लास नंबर थर्ड में सबसे पहली बात, पिछले क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग, याद है किसी बच्चों को? एक दो बच्चा माइक जरूर ऑन करो, मेरी सुनो कम से कम मेरी बातों को, और मुझे रिप्लाई करो। पिछले क्लास में क्या चल रहा था हम लोगों का? LM कर्व की डेरिवेशन, IS कर्व की बात हो चुकी थी। और लेकिन एक बात और, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, बिना देखे बोलना बच्चा। स्लोप ऑफ IS कर्व क्या होगा बताओ? जो भी स्लोप ऑफ IS कर्व, ओ IS कर्व का स्लोप 1/αgb और माइनस साइन। फैंटास्टिक, मान गए? ठीक है, अब IS कर्व इस तरह का, तो मैंने कहा था पिछली क्लास में कि जब मैं अगली क्लास स्टार्ट करूंगा तो कुछ चीज़ पूछूंगा आपसे। IS कर्व इस तरह का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव साइन है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, यहाँ पे ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं, आपको बताइए, IS कर्व क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है तो कब हो सकता है? क्या IS कर्व वर्टिकल हो सकता है? पहले बताओ ये स्लोप का मतलब क्या हुआ, यहाँ स्लोप क्या हुआ, इस केस में स्लोप कितना है? बोलिए जी बच्चे, इस केस में स्लोप क्या है? इस केस में स्लोप है इन्फिनिटी। एक बच्चे ने जवाब दिया था, क्या क्या नाम है उसका, किसने जवाब दिया था? प्लीज टेल मी। दीपांशु ने कहा स्लोप यहाँ इन्फिनिटी है। स्लोप इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप इन्फिनिटी कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? या तो अल्फा जी क्या हो जाए, 0 हो जाए, या बी क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान गए? तब इन्फिनिटी होगा, मान गए? लेकिन यहाँ पे अल्फा जी 0 मत करो, क्योंकि अल्फा जी और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर बी 0 हो गया तो IS कर्व का स्लोप क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, I होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका Y होता है। IS कर्व का स्लोप वर्टिकल है, इससे आप क्या मतलब समझते हैं? इससे आप क्या मतलब समझते हैं? इससे मतलब ये समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज आ जाए, इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज आ जाए, इनकम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट में कोई भी चेंज आ जाए, दैट लीड्स टू चेंज इन वाई व्हाट? 0। अरे बाबा बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं चाहता तो ये बात पिछले क्लास में भी करता, लेकिन पिछले क्लास में जितना मैंने पढ़ा दिया था, उसको पढ़ाने के बाद आपको कहा था रिवाइज करके रखो, फिर अगली क्लास में कुछ बातें पूछेंगे और आपसे पूछेंगे। आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट में चेंज होगा तो वाई में क्या चेंज होगा? 0 होगा। किस केस में? जब IS कर्व स्टीपर है। इंटरेस्ट में कुछ भी चेंज हो जाए, वाई में चेंज हुआ ही नहीं। और जनरली इंटरेस्ट में चेंज होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरी इनकम में भी चेंज हो। अब ये बताओ कि इंटरेस्ट में चेंज हुआ तो वाई में क्यों नहीं चेंज हुआ? अगर इंटरेस्ट रेट मान लो कम हो गया और चेंज इन वाई फिर भी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ चेंज इन आई भी क्या हो गया? 0 हो गया। और चेंज इन एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो गया? 0 हो गया। दैट लेट्स टू दिस, इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट के साथ अब कोई रिलेशन ही नहीं है। अब बताओ,
आप मेरी बात बताइएगा, अगर इंटरेस्ट में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब क्या समझते हैं? जल्दी बताइए क्या समझते हैं? इसको समझने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट का फंक्शन लिखना पड़ेगा। क्या होता है? आई बार माइनस बी आई, आई बार माइनस आई। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये समझते हैं कि अगर मान लो आई बार माइनस बी इंटू चेंज इन आई, और ये क्या जीरो ही है। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो गया? बी आई क्या हो गया? बी आई हो गया जीरो। और बी आई जीरो होने का क्या मतलब हुआ? बी क्या हो गया? जीरो। जब तक इस बात को आप याद नहीं कर लेंगे, मेरे साथ में आगे बढ़ूंगा ही नहीं। कसम खा चुका हूं मैं नहीं आगे बढ़ने वाला। मेरे साथ बोलिए आप लोग, क्या समझा आपने? मुझे याद है पिछले कुछ दिन पहले मेरे से एक बच्चा ने सवाल भी पूछा था कि सर जब आई एस कर्व का या किसी और पर्सपेक्टिव पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, स्लोप से संबंधित सवाल पूछा था। अगर आई एस कर्व यहाँ पे वर्टिकल है, उस केस में स्लोप इन्फिनिटी हो गया। स्लोप इन्फिनिटी हुआ तो बी जीरो हो गया, बात खत्म। और इस बी जीरो को यहाँ भी हमने प्रूव कर दिया कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है आई बार माइनस बी आई। अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी आई क्या हो गया? जीरो हो गया। और बी आई जीरो मतलब बी क्या हो गया? जीरो हो गया। मतलब साफ सी बात है कि इस केस में इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, चेंज इन आई leads to what? Leads to change in investment zero. It means B equals to what? Zero. And that leads to change in aggregate demand zero. And that leads to what? Change in Y zero. Y में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब B में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी अगर जीरो है, तो इंटरेस्ट में कोई भी चेंज कर लो, चेंज करके थक जाओ, आपके इनकम में कोई बदलाव नहीं आएगा। चेंज आएगा ही नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता चेंज आने का। और जबकि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट अगर कम हो तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़े। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़े? क्योंकि मेरी इनकम बढ़े, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। चलो जी, इस जानकारी को आप यहाँ पे लिख लीजिए। पहले मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, लिख लीजिए इसे। और मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ इसको कि इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी कुछ देर बाद या कुछ क्लास बाद मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इसलिए लिखिए इसको। मेरी आदत है कि मैं कोई भी पॉइंट को एक बार में नहीं, उसको 3 टुकड़े बताऊंगा। आज इतना समझा दिया, फिर अगली क्लास में उसको क्या करूंगा? मैं रिपीट करूंगा किसी क्वेश्चन के साथ आपसे पूछते हुए। इससे क्या होता है कि फंडा बंदों को याद हो जाता है सब कुछ। अब अगर चलते चलते कभी फ़ोन कर दिया मैंने आपको और मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा जान बताओ अगर बी जीरो है तो क्या कहोगे आप? सर बी जीरो है? माय गॉड, बहुत सैड मोमेंट हो गया सर। क्यों? क्योंकि बी जीरो होने का मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट। वाई चेंज ही नहीं होगा। चलिए लिखिए, पहले इसको लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लीजिए, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, कहीं भी किसी न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने पड़ सकते हैं। ठीक है सर, राइट। आईएस को और एलएम को हम सेपरेटली जरूर पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो मिक्सअप होता है, जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आता है, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। दोनों को मिक्सअप करके पढ़ना होता है। अब दोनों को मिक्सअप करके कैसे हम पढ़ेंगे, ये पॉइंट वहाँ पे काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ सिखा दिया आपको ये चीज़। आइए जी, आपने यहाँ तक लिख लिया, बहुत अच्छा काम किया। अब मैं छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ और पूछता हूँ। मुझे बताइए कि आईएस कर्व में शिफ्टिंग कब पॉसिबल है? अगर मैं कहूँ कि आईएस कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो कब शिफ्ट होगा? जल्दी बताइए, आईएस कर्व कब शिफ्ट होगा? इसको शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट होगा जब ऑटोनोमस वाले पार्ट में चेंज आएगा, चेंज इन ऑटोनोमस, चेंज इन ए बार। इसमें भी जनरली मैंने किस में चेंज की बात करी थी? चेंज इन जी की बात, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट चीज मुझे बता दीजिए, मुझे खुश कर दीजिए, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। एक बात और बताइए, इक्वेशन क्या है आईएस कर्व का? इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व, जल्दी बोलिए फटाफट। y इक्वस टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई। बहुत अच्छी बात। आप जानते हो कभी अगर भूल जाना ना, तो एक चालाकी करना आप,
अगर कभी भूल जाना कि सर याद नहीं आ रहा है तो सिंपल करना, ये कह देना y इक्वस टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ये भी है, ये भी वही चीज़ है। क्यों है ये वही चीज़? क्योंकि इसको डिराइव मैंने यहीं से किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही चीज़ बोल सकते हैं। मान गए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े आप, आगे बढ़े आप। अब आज की क्लास की बात, आज की क्लास की बात क्या है? आज की क्लास की बात सर, पिछले क्लास में मैंने एलएम कर्व का डेरिवेशन स्टार्ट किया था। एलएम कर्व का याद है बच्चे? मैं एक बच्चे से बात करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नाम है उसका प्रियांशी आईपी। प्रियांशी आईपी, जो मैंने अभी तक कुछ बोला कि आपको समझ में आया? नहीं, कोशिश की बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आपको लगा कि समझ में आ रहा है ये चीज़? आईएएस कर मैंने पढ़ रखा है, मुझे स्लोप लोप कुछ समझ में आ रहा है? कितना परसेंट आया आपको? बहुत अच्छी बात, 80% फैंटास्टिक है। 80% तो कोई समझता भी नहीं है, 80% मतलब मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट? चलो जी, मैं डिमोटिवेट क्यों करूँ आपको? 100% होना चाहिए वैसे। आइए देखिए, वापस मुड़ते हैं। मैं बात कर रहा था किसकी बच्चे, किसकी बात कर रहा था? एलएम कर्व की बात कर रहा था। एलएम कर्व में मैंने पिछले क्लास में बिकॉज ऑफ वांट ऑफ टाइम, कुछ टाइम कम बच गए थे मेरे पास, तो मैंने चालाकी से क्या कर दी थी, मनी सप्लाई के बारे में बात कर दिया था। किया था, याद है? मनी सप्लाई, पहले मनी सप्लाई समझा दिया था। मैंने कहा था रियल मनी सप्लाई कहा था, रियल मनी सप्लाई कहा था एम अपॉन पी। और मैंने क्या कहा था कि एलएम कर्व को डिराइव करने के लिए पी को क्या मानेंगे? पी एज्यूम टू बी व्हाट? कांस्टेंट। और एम को भी क्या मानकर चलेंगे कि गिवन है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो आरबीआई मनी सप्लाई की है वो गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट हो गया। इसका सीधा मतलब हुआ कि एलएम कर्व में मनी सप्लाई ये होगी, मनी सप्लाई ये होगी आपकी। अगर ये इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे मनी सप्लाई है, तो मतलब मनी सप्लाई में कोई बदलाव नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट में कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट रेट में कोई फर्क पड़ जाए, मनी सप्लाई फिक्स है, मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। मान गए बच्चे? कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि क्या ये मनी सप्लाई शिफ्ट करता है? करता है शिफ्ट? क्या ये शिफ्ट करता है? यस करता है। कब करता है बच्चा? जल्दी बोलो। प्रियांशी, 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 प्रियांशी भगत सिंह, साइबर सिटी, प्रियांशी बोलो, कब शिफ्ट करता है? प्रियांशी ये कब शिफ्ट करता है? नहीं है प्रियांशी, चली गई। ओ, इसका मतलब चली गई थी कहीं और। ऐसा होता है, ऐसे बच्चा करते हैं, माइक ऑन करके कहीं चले जाते हैं, फिर वहां से आवाज आती है, भाग भाग के आते हैं। ऐसा क्या किया आपने? अच्छा अच्छा, बताइए मनी सप्लाई कब शिफ्ट करेगा? एम अगर बढ़ेगा तो इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये एम है मान लो, और एम अगर रिड्यूस करेगा तो इधर शिफ्ट कर जाएगा। ये घटने पे, ये बढ़ने पे, बहुत अच्छी बात। लेकिन शिफ्ट प्राइस से भी हो सकता है, शिफ्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन एम। अब यहां देखो, मैं लिखता हूं शिफ्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। आप पॉइंट बना के लिखते जाइए जैसे मैं लिख रहा हूं। स्टडी मटेरियल तो मेरे पास है, मैं आपको भेजूंगा, तो चिंता नहीं करना है। और मैं बार बार कह चुका हूं कि जो 4-5 क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर्स के मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूं वो एडिशनल है। आपके पैकेज में पिछले सेमेस्टर्स के 30 लेक्चर्स इंक्लूड है, वो आपको मिलेंगे मिलेंगे, आप कोर्स मिलेंगे। उस 30 लेक्चर्स को 2-2 क्लासेस करके आप पढ़ेंगे तो पूरा यूनिट 4 ऑफ सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, उसको कंप्लीट किए बगैर आप यूनिट सेमेस्टर 3 नहीं कर सकते, सेमेस्टर 4 भी नहीं कर सकते। मैक्रो आपका पैरालाइज्ड रह जाएगा, हर जगह, हर जगह दिक्कत होगी आपको। इसलिए मैंने आपको 30 लेक्चर्स देना ही देना है, 100% दे देंगे आपको, राइट सर। शिफ्ट इन पी, अगर पी में शिफ्ट होगा, अगर मान लो चेंज इन पी बढ़ा, पी बढ़ा तो क्या होगा? पी बढ़ने से जो एम अपॉन पी है ये क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? अगर मान लो सपोज करो पहले P1 था, अब मान लो ये हो गया बढ़ के P2 हो गया, बताओ क्या होगा? अगर P2 बढ़ गया तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। प्राइस के बढ़ने से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस के बढ़ने से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस के बढ़ने से रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मैं 3 बार क्यों बोला? मैं आपका अटेंशन सीख करना चाह रहा हूँ। देखो इधर कम हो गई, तो सर इसका मतलब क्या होगा?
अगर ये मेरा एल एम कर्व है, सॉरी आई एम सॉरी, ये अगर मेरा मनी सप्लाई है एम बार बाय P1, अगर प्राइस बढ़ के P2 हो गया तो इसकी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एम एस एम बार बाय P2। क्या बात है जी, प्राइस बढ़ने से मनी सप्लाई कम, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट एंड वाइस वर्सा। लेकिन अभी मैं एल एम कर्व को डिराइव करने के लिए प्राइस में चेंज करने से मना कर रहा हूँ, प्राइस में मैं चेंज करूंगा नहीं। लेकिन जब भी कभी प्राइस में चेंज होगा और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मनी सप्लाई शिफ्ट करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए यस शिफ्ट करेगा। देखो शिफ्ट कर गया, मजा आ गया, बिल्कुल लिखिए इसको, बहुत सही बात है, यहाँ तक क्लियर है, लिख लिया जी। आइए अब एक बात और मैं बोलता हूँ कि जब आपको मान लो एक छोटी सी बात पूछता हूँ, छोटी सी बात पूछता हूँ, बहुत नन्ही सी छोटी सी बात, कि अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाती है तो आरबीआई मनी सप्लाई कैसे बढ़ाती है? आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक, अगर वो मनी सप्लाई चेंज करती है, इंक्रीज करती है, तो उसके पास इंक्रीज करने के क्या होते हैं? बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है। मैं टूल्स बताने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। उस टूल्स में से सिर्फ एक टूल्स की मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ, पता है किसका? बताओ किसका? ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि ज़्यादातर यही टूल्स आरबीआई इस्तेमाल करती है। लिखो ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेटा जान बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, लिखो इसको, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको इस्तेमाल करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को। वेट, देखिए ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब अगर मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन का यहाँ टर्म इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। अरे वो तो 12th में भी था और वो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी था। अरे यूज़ तो करना पड़ता है ना, चाहे जहाँ भी पढ़ोगे आप। क्या करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में? क्या करता है आरबीआई बताओ? ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करती है? क्या करती है आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए? हाँ, एक बॉन्ड होता है जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, या बॉन्ड बोल सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, इसको सेल करती है और परचेज करती है। अगर ये आरबीआई इसको सेल करती है, सेल करने का मतलब क्या हुआ? आरबीआई मार्केट में बॉन्ड को सेल करेगी तो पब्लिक से क्या करेगी? पैसे सक कर लेगी, तो इससे क्या होगी? मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। अगर परचेज करेगी इससे क्या होगा? परचेज करेगी तो मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आरबीआई अगर बॉन्ड परचेज करेगी तो बदले में आरबीआई मार्केट में मनी पंप करेगी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मेरा मकसद ये सिखाने का नहीं था, बस समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान गए जी? तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाती घटाती है। और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन वो टूल्स मुझे भी डिस्कस नहीं करना, और 12th क्लास का टूल्स है वो, सेकंड सेमेस्टर टूल्स आप पढ़ते हैं उसको। राइट सर। अब ये देखिए, अब ये देखिए, मान लीजिए कि आरबीआई ने क्या, यस यस बोलो। हाँ ठीक है, मुझे भी लगता है, मैं जब पढ़ाता हूँ ना ये चीज़, मैं एक सेकंड के लिए सोचता हूँ तब लिखता हूँ यहाँ पे, चिंता मत करो, मैंने सोच लिया था, मैंने लिख दिया था। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो ये हो गया। आप बताओ कि अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ा दी, ध्यान देना, टूल्स का मुझे जरूरत नहीं है, बस मैं ये बोल रहा हूँ, मनी सप्लाई बढ़ा दी, आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा दी, तो आम लोगों के पास क्या होगा? अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा दी तो आम लोगों के पास क्या होगा? आम लोगों, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब लोगों के पास ही पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। ध्यान देना, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। सुनो, जो भी वेल्थ, ध्यान देना, अभी कोई कुछ बोलना मत, जब मैं आपसे पूछूंगा तो बोलना, अभी प्लीज़ होल्ड ऑन। फाइनेंशियल वेल्थ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ? फाइनेंशियल वेल्थ। लोगों के पास जो फाइनेंशियल वेल्थ है, आप अपने बारे में सोच लो, आपको याद आ जाएगा। वेट वेट वेट, राइट बच्चे, तो फाइनेंशियल वेल्थ अगर किसी पब्लिक के पास है, तो फाइनेंशियल वेल्थ को पब्लिक क्या करती है? बताओ, तुम क्या करते हो? तुम्हारे पास फाइनेंशियल वेल्थ है, तुमसे पूछता हूँ, तुम बताओ क्या करोगे फाइनेंशियल वेल्थ का? क्या करोगे? सारे पैसे क्या अपने पास अपने घर में रखोगे तकिए के नीचे? क्या करोगे बताओ? अगर बंदे के पास फाइनेंशियल वेल्थ तो बंदा क्या करता है? बंदा तो कुछ सबसे पहले मनी रखता अपने पास। अगर कोई बंदा 20,000 रुपये महीने कमाता तो इन्वेस्ट क्या करेगा वो?
वो तो दूध सब्जी में चला जाएगा, क्या इन्वेस्ट करेगा वो? पहले मनी रखेगा कुछ अपने पास, उससे ऊपर अगर मनी होगा तो क्या करेगा वो? उसको इन्वेस्ट करेगा, मतलब कहीं पैसा लगाएगा, कोई एसेट परचेज करेगा। एसेट परचेज कहोगे सर, कौन सा एसेट परचेज करेगा, मैं कैसे बताऊं? किसी को घर नहीं तो घर परचेज करेगा, किसी को गाड़ी नहीं तो गाड़ी परचेज करेगा, कुछ भी करेगा, अपना उसकी मर्जी है। किसी को ज़मीन नहीं ज़मीन परचेज करेगा, किसी पास कुछ भी काम वो करेगा। अब मैंने गाड़ी का एग्जांपल दे दिया, लेकिन एक्चुअली गाड़ी एसेट्स में नहीं आता है, गाड़ी को कंजम्पशन माना जाता है, ड्यूरेबल गुड्स में आता है, लेकिन समझने के लिए आप समझिए, समझ गए ना? एसेट परचेज करेगा मतलब क्या कर रहा है वो? अपने फाइनेंशियल वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और यहाँ पे जो पैसा लगाया, कुछ पैसा यहाँ रखा, कुछ पैसा यहाँ रखा। जानते हो जो पैसा वो जहाँ रखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं उसको? आपने सुना होगा इसके बारे में, पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं बच्चे? पोर्टफोलियो। अगर कुछ पैसा मनी में है तो इसका मतलब मनी का एक पोर्टफोलियो है, कुछ पैसा बॉन्ड्स में है तो बॉन्ड का एक पोर्टफोलियो, कुछ पैसा जमीन में लगा दिया, जमीन का अपना पोर्टफोलियो है। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन, पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट। आपने क्या कि अपने फाइनेंशियल वेल्थ को डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो में लगाया। जो छोटे छोटे एसेट्स आपने परचेज किया, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो में लगाया। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ मानता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए, कि आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो आप अपने पास मनी रखते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप बॉन्ड परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं बच्चे? बोलो जल्दी से। बॉन्ड परचेज करते हैं। परचेज तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को आपके पास रखने के लिए मैंने बताया कि आप मनी परचेज करते हैं और क्या परचेज करते हैं? बॉन्ड परचेज करते हैं। ठीक है बेटा जान, तो मैंने क्या कहा कि आप क्या मानकर चलो कि आपके पास मनी है और बॉन्ड है, आप बस पैसे इसी में लगाते हैं, वेल्थ इसी में लगाते हैं। तो अब ये बताइए, ये मनी हम क्यों रखते हैं? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्यों रखते हैं मनी हम। ये मनी रखते हैं दो पर्पज से। हम किस पर्पज से बताओ? एक तो ट्रांजैक्शन के पर्पज से, और दूसरा क्या? प्रिकॉशन। इसको ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी बोलते हैं, प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी बोलते हैं। बस एग्जांपल देने के लिए समझा दिया, अभी इस पर ज़्यादा इधर मुझे ज़्यादा जाना नहीं है। और ये जो बॉन्ड परचेज करते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। पॉइंट बनाते जाइए साथ साथ आप लोग भी। दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। क्यों सर स्पेकुलेटिव क्यों? भाई यहाँ पे ना हम कुछ कमाना चाहते हैं, दो चार पैसे कमाने का मकसद मेरा है, और हम कमाएंगे कहाँ से? इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट की अर्निंग मेरी होने वाली है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आपके पास फाइनेंशियल वेल्थ है, आप यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे जितने पैसे की आपको ज़रूरत है उसके बाद पैसे आप बॉन्ड में लगा दोगे। तो बताइए बॉन्ड आप ज़्यादा कब परचेज करोगे? मतलब बॉन्ड की डिमांड आपकी कब बढ़ेगी? बॉन्ड डिमांड आपकी ज़्यादा कब होगी? जब जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। आप देखो ना, ये थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं इसको छोटे छोटे लैंग्वेज में ना इसको बड़ी मैथमेटिकली प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। बॉन्ड डिमांड ज़्यादा होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अल्टीमेट मेरा मकसद दो चार पैसे कमाने का है, और चार पैसे हम तभी कमाएंगे जब इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा तो बॉन्ड डिमांड और बढ़ जाएगी। मान गए? राइट सर। तो आपने क्या देखा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड डिमांड बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड डिमांड बढ़ जाएगा, या वाइस वर्सा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड डिमांड कम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो बंदा सोचेगा यार बॉन्ड रख के क्या करें, फालतू में अपना पैसा मैंने किसी को लगा रखा है, इससे अच्छा सारे पैसे कहाँ रखो? पॉकेट में रखो, जरूरत क्या है? ऐसा नहीं हो सकता है? बताओ जल्दी से, हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है ना कि अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जाए, इसका मतलब बॉन्ड डिमांड क्या होगा? बॉन्ड डिमांड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, बॉन्ड डिमांड कम होता जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड डिमांड कम होता जाएगा। पहले इस बात से कन्विंस होइए, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। कन्विंस हुई तभी आगे बढ़ूंगा। कन्विंस है? यस सर कन्विंस है। साफ सी बात है कि आप मार्केट में, शेयर मार्केट में जाओ या बॉन्ड मार्केट में जाओ, आप बॉन्ड परचेज करना चाहते हैं
तो इसका मतलब बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है और तभी परचेज करना चाहते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ, अगर कोई बंदा बॉन्ड परचेज करता है तो क्या वो इन्वेस्टर है? छोटी सी बात बताइए जल्दी से, क्या उसको हम इन्वेस्टर कहेंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने वाला बंदा इन्वेस्टर नहीं होता है। इन्वेस्टर वो होता है जो पैसा ले करके बिजनेस में लगाए। बिजनेस में लगाने मतलब गुड्स परचेज करे, मशीनरी परचेज करे, प्लांट परचेज करे, वो सब प्रोडक्शन में लगाए, वो होता है इन्वेस्टर्स। ये जो होता है ना एक तरह से सेवर्स है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज किया आपने, जब जरूरत पड़ेगी तब पैसा आप मार्केट से वापस निकाल सकते हो। समझ गए ना? जनरली क्या होता है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये समझ जाते हैं कि जहाँ भी पैसा लगाओ इन्वेस्टमेंट है। नहीं भाई, एफडी करना इन्वेस्टमेंट नहीं है, बॉन्ड खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सब तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रहे हैं आप, दो चार पैसा कमाने के लिए आप अपना मनी वहाँ पे सेफली रख रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। राइट सर, क्या बात है। अब यहाँ पे एक बात और, एक छोटी सी बात और, जितना मनी आप अपने पास रखते हैं, ध्यान देना, जितना मनी आप अपने पास रखते हैं, जितना मनी आप अपने पास रखते हैं, पता है उसको क्या कहते हैं? जो मनी आप होल्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं? जो मनी आप होल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलना, सच सच। जो मनी आप होल्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग ऑफ मनी को बोलते हैं हम मनी डिमांड। होल्डिंग ऑफ मनी को बोलते हैं मनी डिमांड। होल्डिंग ऑफ मनी को बोलते हैं मनी डिमांड। जितना ज़्यादा मनी आप होल्ड करोगे इसका मतलब आपकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। अब ये बताइए, क्या मनी डिमांड और बॉन्ड डिमांड दोनों एक साथ बढ़ सकती है बंदे की? बोलो। अगर बॉन्ड डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब मनी डिमांड क्या हुई? कम हुआ। ध्यान समझना, सीधी सी बात है कि अगर बॉन्ड डिमांड बढ़ेगा इसका मतलब मनी डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। या यूं कहो कि बॉन्ड डिमांड अगर कम होगा तो मनी डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। मान गए? या तो पैसे आप अपने पॉकेट में रखोगे या आप बॉन्ड परचेज करोगे। दोनों काम कैसे हो सकता है? अगर आपने अपने पैसे, पूछो। ठीक है बच्चे, क्या देखा आपने? या तो पैसे आप अपने पॉकेट में रख लो या तो बॉन्ड खरीद लो। दोनों काम कैसे साथ साथ हो सकता है? तो अब आप मुझे बताइए, एकदम एक साथ सही सही आंसर दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड डिमांड क्या होगा? बोलो। बढ़ेगी। और मनी डिमांड क्या होगी? घटेगी। क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका उल्टा लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो बॉन्ड डिमांड क्या होगा? बॉन्ड डिमांड डिक्रीज करेगा और मनी डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। लोग कहेगा मनी अपने पॉकेट में रखते हैं हम लोग, ये बॉन्ड डिमांड की बात है। इसका मतलब मनी डिमांड एंड बॉन्ड डिमांड जो है सो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट एक तरह से, कि कहाँ पैसे रखना है। मुझे नहीं पता, मैं ये चाहता हूँ कि बस सीधी सी बात है कि आपके दिमाग में बुक की बात छोड़कर अपने दिमाग से आप सोचो इस बातों को। मुझे लगता है समझ पा रहे हैं आप। कभी भी चलते 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 कहीं कोई क्वेश्चन पूछ दे, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, या तो हम बॉन्ड खरीद लेंगे या मनी डिमांड कर लेंगे या मनी होल्ड कर लेंगे। दोनों काम साथ साथ कैसे हो सकता है? राइट सर। अभी इनकम बारे बात मत करो, अभी इनकम बारे बात करते हैं। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मैंने अभी कुछ बातें करी है, मैंने मनी डिमांड के बारे में कुछ बातें करी है, लेकिन मैं अभी फुल फ्लेज्ड मनी डिमांड पे नहीं आया हूँ। अभी आऊँगा, टॉपिक लिखूंगा तो फुल फ्लेज्ड आऊँगा। उससे पहले एक बात और, उससे पहले बात एक और। देखिए यहाँ लिखिए बॉन्ड, टॉपिक लिख लीजिए हेडिंग बना करके, लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन, टॉपिक लिखिए रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बॉन्ड प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फिर सुनिए एक बार इसको, सुनिए इसको, कुछ नहीं होता। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका आई है, अगर आई बढ़ जाएगा तो अभी आपने क्या कहा? अभी आपने क्या कहा कि सर बॉन्ड डिमांड भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी तो बताओ उसकी प्राइस पे क्या असर पड़ेगा?
प्राइस क्या होगा उसका? अब सुनो सुनो, अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखना। आप बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी मेरी बात को समझिए। बॉन्ड ना बहुत तरह का होता है, काफ़ी तरह के बॉन्ड होते हैं, लेकिन मैं उसमें से एक बॉन्ड की भी डिस्कशन करता हूँ, उसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। लिखो, जीरो कूपन बॉन्ड। बॉन्ड ना बहुत तरह के होते हैं, हम सारे बॉन्ड आपको क्यों बताएं, वो यहाँ का चीज़ ही नहीं है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चीज़ है, उसको यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है सर? देखो बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का बॉन्ड परचेज करना चाहते हैं, और वो कंपनी कहती है कि ठीक है भाई, आपको ना 1 साल बाद हम 100 रुपया वापस कर देंगे, आज वो बॉन्ड आप 80 रुपीज़ में परचेज कर लो। मान गए? क्या करेंगे? हम 100 रुपये आपको वापस कर देंगे, आज वो कितने में खरीद लो? 80 रुपीज़ में खरीद लो। तो बताओ, इसको हम बॉन्ड का क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉन्ड का फ्यूचर वैल्यू, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बॉन्ड का नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड, या इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। जैसे पढ़ा होगा शेयर में आपने, फेस वैल्यू ऑफ शेयर पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? यस या नो बोलो। 100 रुपये का शेयर होता है, उसको मार्केट में 120 का परचेज करते हैं, इसका मतलब प्रीमियम पे परचेज किया। 90 परचेज करते हैं, इसका मतलब डिस्काउंट पे परचेज किया। बहुत सारी बातें होती है, यहाँ समझ लो ये क्या है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। और ये क्या है? ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। कोई बच्चा बताएगा कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 20? हाँ, ये 20 का डिफरेंस तो बड़ा अच्छा बताया आपने, लेकिन है क्या ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। अब अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो बता सकते हो कैसे निकाल सकता हूं? आपसे पूछ रहा हूं। 100, हाँ, 100 माइनस 80 डिवाइड किससे करूं मैं? बताइए बच्चा। 100 माइनस 80 डिवाइड किससे करूं? मैं किसी बच्चों से पूछूं? मैं किसी से पूछना चाहता हूं, अवलीन बताओ किससे डिवाइड करूं? चलो ठीक है, अरिजीत किससे डिवाइड करूं? आदित्य किससे डिवाइड करूं? किससे करूं? करिश्मा किससे डिवाइड करूं? बोलो। 80 से। पिंक हो गए? ठीक है, कोई बात नहीं। 80 से डिवाइड करेंगे। 80 से क्यों करेंगे? हम रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अमाउंट में निकालना चाहते हैं ना, जो एक्चुअल हमारा पैसा लगा है मार्केट में। पैसा लगा क्या मेरा? पैसा तो मेरा 80 लगा ना। पैसा मेरा क्या लगा? 80 लगा है। तो जो पैसा एक्चुअली मेरा लगा है, उसी पे इंटरेस्ट रेट हम सीख करते हैं, उम्मीद करते हैं, उसी पे हम कमाना चाहते हैं, तो 80 से डिवाइड करेंगे। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 20/80 इंटू 100 कर दो, कितना आ गया? 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। अब एक छोटी सी बात और पूछता हूँ मैं आपसे। मान लीजिए कि ऐसा करता हूँ, यहाँ पे फेस वैल्यू को तो हम चेंज नहीं कर सकते, फेस वैल्यू तो वही रहेगा, 100 ही रहेगा। मान लो मैं प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 90 कर दूँ, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 100 माइनस 90 और डिवाइड बाय 90, कितना होगा बताओ? 10/90, जितना भी होगा, इंटू 100। निकालो, 11.11 समथिंग परसेंट आएगा। आ रहा है ना? आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो प्रेजेंट वैल्यू है बॉन्ड है ना, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है प्राइस ऑफ बॉन्ड। यही कहलाता है प्राइस ऑफ बॉन्ड। क्या देखा है? प्राइस ऑफ बॉन्ड, यही कहलाता है प्राइस ऑफ बॉन्ड। क्या कहलाता है ये बच्चे? बोलो ना, क्या कहलाता है ये? प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि प्राइस ऑफ बॉन्ड अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गई है। प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गई है। क्या बात है सर, क्या बात है? अब आप ये बताओ, प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ, प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी क्यों? क्यों बढ़ती है? प्राइस ऑफ बॉन्ड क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी बताओ? क्योंकि डिमांड ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी।
डिमांड ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगी। और डिमांड ऑफ बॉन्ड क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्या बात है जी, आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ा दिया, लोगों के पास फाइनेंशियल वेल्थ ज़्यादा आ गए, अब उसका पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट होगा, लोग जितने पैसे रखेंगे रखेंगे सारे पैसे बॉन्ड में लगा देंगे। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ी तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। मैं इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम आएगा। मैं ये वर्ड बार बार इस्तेमाल करता हूँ, आपको इसी शब्दों में लिखना है। पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम आएगा। पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम होगा। ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से होगा कि हमारी डिमांड ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगी? डिमांड ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और डिमांड ऑफ बॉन्ड बढ़ गई तो क्या होगा? प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी तो लास्टली क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मान गए? और ये जो मनी सप्लाई बढ़ाया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा बढ़ाया गया था? आरबीआई के द्वारा। उसका इंटेंशन क्या था मनी सप्लाई बढ़ाने का? मनी सप्लाई बढ़ाने का इंटेंशन क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना। और आप हमसे पूछोगे सर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना ही क्यों चाहती है? क्यों कम करना चाहती है बताओ? आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना चाहती है इसलिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और उससे क्या होगी? वाई बढ़ जाएगी। वाई बढ़ जाएगी। वाई बढ़ जाएगी। ये बातें मैंने यहाँ समझा दी आपको, लेकिन आपने क्या देखा कि मनी सप्लाई बढ़ने से अल्टीमेटली वाई बढ़ रहा है। बताओ, मनी के सप्लाई बढ़ने से अगर वाई बढ़ता है तो इसको कौन सी पॉलिसी बोलेंगे हम? कौन सी पॉलिसी बोलेंगे? मनी के सप्लाई बढ़ने से अगर हमारे जीडीपी बढ़ता है तो ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी है। ये बात मैंने लगे हाथ यहाँ पे समझा दिया आपको, लेकिन याद रखना कि जब मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में अलग से बात करेंगे, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के बारे में अलग से बात करेंगे, तो वहाँ पर फिर इसका दोबारा से हम इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार मेरे ये सारे 6-7-8 लेक्चर में इतनी बार ये रिपीट हो जाएगा कि आपको कन्फर्म कर लो, आपको याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। मैं कितनी बार पूछ भी लूँगा क्लास में आपसे, एकदम पूछ लूँगा। तो अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो भी अच्छी बात, लेकिन कम से कम नहीं सर नहीं समझे तो अच्छी बात। क्यों? क्योंकि मेरे लेक्चर तो यूट्यूब पे ये रहने वाले हैं, आप वहाँ से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन लास्टली मैं आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात इन कंक्लूजन में पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बातें यहाँ पे हो चुकी है। क्या पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए छोटी सी बात में कि जो भी आपके पास फाइनेंशियल वेल्थ है उसको कहाँ कहाँ रखोगे आप? या तो मनी में रखोगे, मनी के फॉर्म में जिसको मनी डिमांड बोलते हैं, या कहाँ रखोगे? बॉन्ड में रखोगे। दैट्स इट। एक क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, अगर आपके पास मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गया तो आप क्या करोगे? आप क्या परचेज करना स्टार्ट कर दोगे? बॉन्ड की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी। अब बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। मज़ा आ गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको पहले लिख लीजिए। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा स्लो पढ़ाया, इसलिए साथ साथ आप लिखते चले गए होंगे। ठीक है जी। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पढ़ाऊँगा तो इन सब चीज़ों को एक बार फिर से आपके सामने लेके आऊँगा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में। तो मैं अब और कहीं और जा रहा हूँ, बहुत कुछ समझाने के बाद कहीं और आपको लेकर चल रहा हूँ। और आइए मैं टॉपिक लिखता हूँ। टॉपिक क्या होगा? पिछले क्लास में मनी सप्लाई की बात हो चुकी थी और आज के क्लास में हम किसके बारे में बात करते हैं? मनी डिमांड के बारे में बात करेंगे। और ऐसा मत समझना कि अभी तक हमने मनी डिमांड बारे में कुछ बात करी नहीं है। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। क्या मैंने मनी डिमांड बारे में बात नहीं करी? बोलो जी बच्चा, बोलो जी। अरिजीत, मनी डिमांड बारे में बात करी है ना? काफ़ी हद तक मैंने मनी डिमांड के बारे में बात करी है, अभी और भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे सर? देखिए, जो मनी डिमांड होता है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ है? एक है बंदे की इनकम,
और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है कि मनी डिमांड का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसा रिलेशन है, जस्ट सिखाया है। आप सच सच बोलो, सिखाया कि नहीं सिखाया? मनी डिमांड का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम हो जाएगा। क्योंकि बंदा पैसा क्यों रखेगा अपने पास? कोई सेंस बनता है क्या कि घर में पैसा पड़ा रखो? अरे उस पैसे को कहीं लगा दोगे तो पैसा इंटरेस्ट आएगा। तो मनी डिमांड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम होगा। क्योंकि जितना मनी आप होल्ड करते हैं इसका मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लूज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लूज करते हैं। या यूं कह लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटेगा तो मनी डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। मजा आ गया सर? इनकम के साथ, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। बताओ इनकम के साथ क्या रिलेशन है? इनकम के साथ रिलेशन अगर पॉजिटिव, इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो मनी डिमांड घटेगा। कहने की बात है क्या? कोई भी सोच लो ना, एक बंदा 20,000 रुपये महीना कमाता है, वो ज़्यादा मनी होल्ड करेगा क्योंकि बंदा 2 लाख महीना कमाता है। कौन ज़्यादा होल्ड करेगा? ऑफ कोर्स 2 लाख वाला ज़्यादा होल्ड करेगा। होल्डिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी डिमांड। उसके पॉकेट में ज़्यादा पैसे हमेशा रहेंगे जो ज़्यादा कमाता है। इनकम के साथ ये रिलेशन है। तो इसका मतलब मनी डिमांड का डायरेक्टली रिलेशन वाई के साथ है, मनी डिमांड का इनवर्सली रिलेशन इंटरेस्ट के साथ है। इनको अगर मैथमेटिकली दिखाया जाए तो मनी डिमांड को हम कैसे दिखा सकते हैं? के वाई माइनस एच आई। मज़ा आ गया? मनी डिमांड को ये दिखा सकते हैं। और ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, के वाई माइनस एच आई। अब यहाँ पूछोगे सर के वाई क्या है, के क्या है और एच क्या है? आप जानते हैं हर जगह जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी होता है तो वहाँ कांस्टेंट का भी इस्तेमाल होता है। इतनी भर बात करने से बात बनेगी नहीं। के यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। क्या है यहाँ पे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। एच यहाँ पे क्या है? बोलो जी बच्चा, एच क्या है? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। मजा आ गया? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। बिल्कुल सही बात। आपने क्या देखा? मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखा है और यहाँ पे नेगेटिव साइन रखा है। सब पता चलता है इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। अब अगर मैं इनको थोड़ा सा अलग करके समझाऊं, एक को समझाऊंगा तो दूसरा को होल्ड करना पड़ेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मनी डिमांड इक्वल्स टू के वाई अगर लिखता हूँ मैं, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी? ऐसा कर, तो सुनो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे सुनो। मैं लिखता हूँ चेंज इन मनी डिमांड और मैं लिखता हूँ के इंटू चेंज इन वाई। और यहाँ पे लिख लो कि चेंज इन इंटरेस्ट यहाँ पे 0 है, अभी उसमें इंटरेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट कांस्टेंट मान रखे हैं। अगर इंटरेस्ट को हम कांस्टेंट मानेंगे तो उस केस में अगर हम मनी डिमांड में चेंज करते हैं तो वो चेंज किसके वजह से होगा? के की वजह से, इनकम की वजह से होगा। अब अगर मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पे के इक्वल्स टू क्या होगा, तो क्या लिखोगे? चेंज इन मनी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन वाई। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे इनकम में अगर 1 रुपया चेंज आएगा, मेरे इनकम में अगर 1 रुपया चेंज आएगा तो कितना ट्रांसलेट करेगा वो मनी डिमांड में? कितना ट्रांसलेट करेगा वो मनी डिमांड में? मानते हैं बात को? मेरे इनकम में अगर 1 रुपया चेंज आएगा तो मनी डिमांड में कितना ट्रांसलेट करेगा? दैट इज कॉल्ड मनी डिमांड। मान लीजिए, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या मेरा इनकम अगर 1 रुपया होगा तो क्या सारा का सारा मनी डिमांड हो जाएगा? नहीं पॉसिबल है। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है? बताओ क्या हो सकती है? के की वैल्यू क्या हो सकती है? मोर देन 0 हो सकती है और लेस देन क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। मोर देन 0 एंड लेस देन 1। के की वैल्यू मोर देन 0 एंड लेस देन 1 हो सकती है। मान गए? के का क्या मतलब समझते हैं आप? सिर्फ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी कह देने भर से बात नहीं बनती है। यहाँ आकर बच्चों को समझ में आता है कि सर के का मतलब है कि मेरी इनकम अगर 1 रुपये से बढ़ता है तो मेरा मनी डिमांड कितना बढ़ रहा है। और ऑफ कोर्स 1 रुपये से नहीं बढ़ेगा, कुछ कम से बढ़ेगा। और 0 भी नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी मनी डिमांड 0 हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो के की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो सकती है और 1 से कम हो सकती है। अब अगर मैं दूसरा फैक्टर समझाऊँ आपको, किसके बारे में? मैं ये कहता हूँ कि मान लो चेंज इन मनी डिमांड इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस एच इंटू चेंज इन आई। के की बात होगी तो मैं एच के बारे में बात करता हूँ। इसका मतलब एच की वैल्यू क्या हो गया? माइनस मनी डिमांड अपॉन चेंज इन आई। हुआ कि नहीं हुआ?
बोलो सच सच। यस सर, हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बच्चे? ऑफ कोर्स सर हुआ। यहाँ क्या पता चलता है? यहाँ पता चलता है कि मेरे इंटरेस्ट में अगर 1% का चेंज आ गया तो मनी डिमांड में क्या चेंज आएगा। यहाँ ये फर्क पड़ता है कि इंटरेस्ट में अगर 1% का चेंज आया तो मनी डिमांड में क्या फ़र्क आएगा। इंटरेस्ट में 1% का चेंज आया तो मनी डिमांड में क्या फ़र्क आएगा। क्या मतलब सर? नेगेटिव साइन है। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स मनी डिमांड क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अगर इंटरेस्ट घटेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा, ऑफकोर्स होगा। तो ये एच के साथ रिलेशनशिप है, मान गए? दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। यस सर, क्लियर यहाँ पे? बोलो जरा, यहाँ तक क्लियर है? इसकी रेंज अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं आपको किनेशियन केस समझाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। मुझे पता था क्वेश्चन बच्चा पूछ देगा, मैं इसलिए कुछ लिए चुप हो गया था। किनेशियन केस पे समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए लिक्विडेटेड ट्रैप समझाना पड़ेगा, तब जाके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। समझ गए? क्योंकि क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के घटना जो होता है ना, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट घट ही नहीं सकता है। तो जब रेट, मैंने कई बच्चों को पढ़ा रखा है सेकंड सेमेस्टर में, वो इस बात से सहमत भी होंगे कि एक टाइम ऐसा आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब घटना नामंजूर कर देता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब घटेगा भी तो घट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मनी डिमांड इन्फिनिटी हो जाता है, मनी डिमांड इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये बातें वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि आपका क्या है कि आई और एम डी के साथ इनवर्स रिलेशन है। मान के बात को? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं फिर से एक बार, आपसे पूछूं कि बच्चा यार मुझे लास्टली जाते जाते बता दो कि मनी डिमांड का इक्वेशन क्या है, तो क्या कहोगे? जल्दी बोलो। के वाई माइनस एच आई, एच आई। याद कर लो इसको, कभी पूछ दूंगा मैं आपसे। के वाई माइनस एच आई इक्वेशन हो गया। अब आइए, मैं जब भी कभी कोई चीज़ सिखाता हूं तो उसको कैसे सिखाता हूं? पहला सिखाता हूं उसका डेरिवेशन, हो गया। फिर मैं क्या सिखाता हूं? उसका उसका ग्राफ। फिर सिखाऊंगा क्या? उसका शेप्ड। फिर क्या सिखाऊंगा? उसका स्लोप। मजा आ गया? डेरिवेशन मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन तो डिसाइड हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन तो बन गया। अब इसकी बात है ग्राफ की। मैं चलो ग्राफ बनाता हूँ, आपसे पूछता हूँ। मैं तो कभी कुछ बोलता ही नहीं हूँ, कल डेट मुझे कोई दोष न दे, मैं तो सब कुछ आपसे पूछ के ही पढ़ाता हूँ। बताइए, मैं रखता हूँ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ रखता हूँ मनी डिमांड। आपको कसम है, सच सच बताइए कैसा ग्राफ बनेगा? सच सच बोलिएगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ मनी डिमांड है, कैसा ग्राफ बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सभी बच्चे सहमत हैं? मुझे पता है जो बच्चा नहीं बोलता इसका मतलब वो जानता है, सब जानता है, बोलता नहीं है। करिश्मा को बोलने में समस्या होती है, बोलती नहीं है, लेकिन वो सब समझती है। प्रियांशी अब समझती है, साहिल समझ रहा है, शर्लिन भी पढ़ चुकी, पहले समझता है, सिमरन समझ रही होंगी होपफुली, मुझे लगता है सिमरन समझ रही है। पता नहीं कहीं चली गई, नहीं है क्लास में? हाँ, समझ रही बात को? समझ तो रही है, लेकिन मुझे कुछ बात करने मन करता है आपसे। ऑफ द रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा, अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया आपने। चलिए, आई एन एम डी क्लियर यहाँ तक बच्चे? अब मुझे आप बताओ, अब हाँ अभी है टाइम। तो बच्चा ये बताओ मुझे कि अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो मनी डिमांड क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगा। क्या ये पहली बार समझा आपने? क्या कब से समझते आ रहे सर? पक गए समझते समझते, समझ रहे हैं? तो मनी डिमांड कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मज़ा आ गया? लेकिन आपके सिलेबस में तो इतना ही मनी डिमांड कर्व के बारे में बात कर रखा है, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊंगा और कुछ और बात भी मनी डिमांड के बारे में बोलना चाहूँगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ कसक रह जाती है। कसक मतलब होता है कि थोड़ी सी बातें वो समझ नहीं पाते हैं, यार कुछ और जानना चाहिए था मुझे, तो मैं समझा दूंगा। तो न्यूमेरिकल करने में या कभी कभार आपको कुछ ऐसी दिमाग में कॉन्सेप्ट की लैकिंग होगी तो नहीं आएगा। क्या सर, क्या समझाना चाहते हो? एक्चुअली मनी डिमांड कर्व ऐसे नहीं होता है। मनी डिमांड कर्व ऐसा होता है। कैसा होता है सर? मैं दिखाता हूँ, देखो। बता सकते हो कैसा होता है? कोई बोल सकता है? मैंने पढ़ा रखा है बहुत बच्चों को, जानता होगा, मेरे बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे पता है। मनी डिमांड कर्व ऐसा होता है, देखा? ऐसा होता है। इधर जाके ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, इधर जाके बिल्कुल स्टीप हो जाता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? एक पोर्शन मनी डिमांड का ऐसा होता है, ये पोर्शन होता है, मतलब इसके बाद ये जो मनी डिमांड है ना,
मैंने कुछ देर पहले क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड क्या होगा? कम होगा। कहा था कि नहीं कहा था? अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा, I1 से I2 हो गया, तो मनी डिमांड क्या कम होगा। लेकिन आपने क्या देखा? आपने क्या देखा यहाँ पे? क्या देखा यहाँ पे? एक पॉइंट के बाद अब क्या हो चुका है? मनी डिमांड इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो चुका है। मनी डिमांड इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो चुका है। मनी डिमांड का इंटरेस्ट के साथ कोई रेस्पॉन्स है ही नहीं। मनी डिमांड का इंटरेस्ट के साथ कोई रेस्पॉन्स है ही नहीं। मैंने एच के बारे में क्या बताया था? चेंज इन मनी डिमांड अपॉन चेंज इन इंटरेस्ट। चेंज इन इंटरेस्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन मनी डिमांड जीरो है। इसका मतलब एच की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? जीरो हो गई। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड जीरो हो गया। ओ माय गॉड, मजा आ गया बच्चा यार। देखो ना, कोई रिस्पॉन्सिवनेस है ही नहीं, हिल नहीं रहा बंदा। इंटरेस्ट को मैंने कितना भी बढ़ा दिया, मनी डिमांड अब हो, मनी डिमांड इससे ज़्यादा कम हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है सर? जब इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो मनी डिमांड इससे कम क्यों नहीं होता है? बंदा दो चार पैसा कमाने के लिए अपना बॉन्ड में लगा दे। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, हार्डली आप उससे क्या कर सकते हैं? ब्रेड खरीद सकते हैं, दूध खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, दवाई खरीद सकते हैं। क्या उस पैसे को भी लगा दोगे इंटरेस्ट कमाने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता है। आपके सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो मतलब मिनिमम चाहिए मुझे ट्रांजैक्शन के लिए, उतना मनी डिमांड तो मुझे करना ही पड़ेगा, उतनी मनी होल्ड तो मुझे करना ही पड़ेंगे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रलोभन मुझे कितना भी ज़्यादा क्यों ना मिल जाए। यहाँ पे एच क्या हो गया? जीरो हो गया। मैं इस बात को भी आपको ये ग्राफिकली और ये न्यूमेरिकली एक्सप्लेन किया कि एच यहाँ जीरो हो गया, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी जीरो हो गया। मानते बच्चे? जल्दी बोलिए पहले। सर मानते हैं? यस सर मानते हैं। एक रेंज ऐसा आएगा, एक रेंज ऐसा आएगा, एक रेंज ऐसा आएगा। ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मज़ेदार बात है, मज़ा आ जाएगा। ध्यान दीजिए, एक रेंज ऐसा आएगा जहाँ पे अब इंटरेस्ट चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट कम होने से क्या होता है बताओ? इंटरेस्ट कम होने से मनी डिमांड बढ़ती है ना? इंटरेस्ट कम होने से मनी डिमांड बढ़ती है ना? बोलते हो? इंटरेस्ट कम होने से। लेकिन इस इंटरेस्ट पे क्या हो गया? मनी डिमांड इन्फिनिटी हो गया। इस इंटरेस्ट से मनी डिमांड क्या हो गया? मैं इसको आई स्टार कर देता हूँ। ये आई स्टार पे मनी डिमांड क्या हो गया? मनी डिमांड इन्फिनिटी हो गया, मैक्सिमम हो गया। मनी डिमांड इन्फिनिटी से मेरा मतलब ये है कि अब बंदा किसी को पैसा देना ही नहीं चाहता है, वो सारा का सारा पैसा अपने पॉकेट में रखना चाहता है। मैं नहीं देता किसी को, जा छुट्टी कर, मैं क्या कमाऊंगा यार? 1%, 2%, 4% इंटरेस्ट कमा के मैं क्या करूंगा? मुझे किसी को देना ही नहीं है, सारा का सारा पैसा मुझे रखना अपने पास। ये एकदम लोएस्ट इंटरेस्ट रेट हो गया है। सर ये लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कब होता है? क्या ये जीरो पे होता है? जीरो पे तो नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो पे होता है। क्यों ऑलमोस्ट जीरो पे क्यों होता है? ध्यान दो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे पीछे से मयूर की आवाज़ आ रही है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी मैं बहुत मूड में हूँ, उसे सुनना अच्छा लगता है मुझे वो, लेकिन अभी मूड में, प्लीज़ उसको बंद करवाओ। देखो अब यहाँ क्या है कि इस इंटरेस्ट रेट पे इतना इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है कि बंदा किसी को मनी देना ही नहीं चाहता है, तो सारा का सारा मनी वो अपने पास रखेगा। और इस सिचुएशन को बोलते हैं कि हम इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। इस केस में अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा भी दे, देखो ना इधर, आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा भी दे, बेटा जान समझो, मनी सप्लाई के बारे में मैं अब फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर सकता हूँ मनी सप्लाई को, क्योंकि मनी सप्लाई बारे में मैंने खूब सारा बोल चुका हूँ, बहुत बोल चुका हूँ। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाने दो, लेकिन हमारे मनी सप्लाई बढ़ाने के पीछे का इंटेंशन क्या होता है आरबीआई का? मनी सप्लाई बढ़ाने के पीछे इंटेंशन क्या होता है? बोलो जी, आरबीआई मनी सप्लाई क्यों बढ़ाती है? अरे बाबा कैसी बात करो, तो अभी कुछ देर पहले समझाया था। आरबीआई मनी सप्लाई क्यों बढ़ाती है? आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाती है जिससे कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, और इंटरेस्ट रेट कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। यस बच्चा बोलिए। हम्म, हम्म। जीरो अपन प्लस मतलब चेंज इन इंटरेस्ट अगर कुछ हुआ भी है ना, तो मनी डिमांड जीरो हो गया। पॉजिटिव मतलब ये, ठीक है ना? ये मतलब प्लस में कुछ भी लिख लो, 5%, 10%, कुछ भी लिख लो, कुछ नहीं होता है, लेकिन मनी डिमांड जीरो हो गया। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं आपके नॉलेज को बुक तक या स्टडी मटेरियल तक सीमित रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि फटाक से जवाब दो। आरबीआई क्यों मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है बेटा जान? क्यों बढ़ाना चाहती है बताओ? क्योंकि इंटरेस्ट कम हो जाए। इंटरेस्ट क्यों कम हो जाए? इंटरेस्ट कम होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन क्या आरबीआई अपने मकसद में यहाँ कामयाब है? बोलो कामयाब है?
आरबीआई अपने मकसद में कामयाब है? बिल्कुल नहीं कामयाब है। आरबीआई कुछ भी कर ले, सेंट्रल बैंक कितना भी मनी सप्लाई बढ़ा ले, इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, क्योंकि लोग समझ चुका कि इंटरेस्ट रेट मिनिमम पे पहुंच चुका है। अब अगर हम इस इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा देंगे ना, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक्चुअली इसके डीप में और जाओ, मुझे बताओ किसी बंदे को रियल इंटरेस्ट रेट से मतलब होता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से मतलब होता है? बताओ जरा, बताओ आप कौन सा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट या रियल इंटरेस्ट रेट? जिंदगी में एक बात याद रख लो कि बंदा रियल कमाना चाहता है। अगर मान लो कि रियल इंटरेस्ट रेट होता क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट होता क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आई माइनस इन्फ्लेशन, याद है? अगर आपने सेकंड सेमेस्टर पढ़ रखा है तो मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। रियल इंटरेस्ट रेट होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। मान गए? अगर मान लीजिए कि आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सपोज करो आपका कितना है, आपका 10% है और इन्फ्लेशन आपका 5% है, तो रियल में आप कितना कमा रहे हो? 5% ही कमा रहे हो। रियल में आप 5% ही कमा रहे हो। रियल में आप 5% ही कमा रहे हो। अगर मान लो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट घट के क्या हो जाए, 5% हो जाए, और इन्फ्लेशन अभी भी 5% है, तो रियल में क्या कमाया आपने? बोलो ना, क्या कमाया? जीरो कमाया। देखने में ऐसा लगता है कि मैंने नॉमिनली कितना कमा लिया, 5% कमा लिया। देखने में ऐसा लगता है कि मैंने 5% कमा लिया, लेकिन एक्चुअल मायने में हमने कमाया क्या? जीरो कमाया, जीरो कमा लिया। इसका मतलब है कि ये जो लिक्विडिटी ट्रैप होगा ना, वो आई जीरो पे नहीं होगा। आई जब पॉजिटिव रहेगा तभी लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि आई के पॉजिटिव, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के पॉजिटिव होने के बावजूद भी हमारा रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के पॉजिटिव होने के बावजूद भी हमारा रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। इसलिए बंदों को सब खबर होती है, बंदे समझते हैं कि अब इस इंटरेस्ट पे अगर हम पैसा किसी को देंगे, इसका मतलब है कि हमें नुकसान होने वाला है, और ये इंटरेस्ट रेट पे क्या हो गया? लिक्विडिटी ट्रैप हो गया। तो हमारा जो डिमांड कर्व एक्चुअली होता है, ये इस तरह का होता है। डिमांड कर्व समझा दिया मैंने। इसका मतलब एक्चुअली हमारे लिए यूजफुल डिमांड कर्व कौन है? बीच का डिमांड कर्व है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन मैं कहूँगा ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको सिलेबस से बाहर का दे दिया है। मैं एक और छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि आप मनी डिमांड इक्वल टू क्या होता है? मनी डिमांड, सॉरी, एच की वैल्यू क्या होती है? एच की वैल्यू होती है चेंज इन एम डी अपॉन चेंज इन व्हाट? इंटरेस्ट रेट। आपने क्या देखा? यहाँ पे मनी डिमांड में पॉजिटिव चेंज है, इंटरेस्ट रेट में जीरो चेंज है। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, फिर भी मनी डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों बताओ यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिटी हो गई। एच की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी हो गई। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो गया। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात जाते जाते पूछना चाहता हूँ, बताइए बच्चे यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है? बोलो जल्दी से, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है? क्यों नहीं बोलते कोई? जल्दी बताओ। और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ऊपर शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप, ऊपर में जीरो है और नीचे में इन्फिनिटी है। हाँ, नीचे में इन्फिनिटी है, ऊपर जीरो है, नीचे इन्फिनिटी है। इंटरेस्ट लास्टिसिटी ऊपर जीरो, नीचे इन्फिनिटी है। ठीक है जी, तो आपने देख लिया। मैंने आपको एक छोटी सी बात और पूछनी है, फिर पढ़नी है आगे। मुझे बताइए कि मैंने आपके सिलेबस के लिए जो मनी डिमांड कर बताया, वो ये बताया ना? ये बताया मनी डिमांड का, बताया ना? और ये क्या है? मनी डिमांड है। और क्या है इसका इक्वेशन? है के वाई माइनस एच आई। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ मनी डिमांड। लेकिन मैंने एक्चुअली आपको बताया डिटेल में थोड़ा जा करके कि मनी डिमांड एक्चुअली इस तरह का होता है। बताया ना? आप ढंग से बना लीजिएगा खुद से। ये वाला पोर्शन क्या शो करता है? ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी। और ये वाला पोर्शन क्या शो करता है? लिक्विडिटी ट्रैप। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्ट कम नहीं हो सकता है। फिर मैंने क्या समझाया आपको? मैंने समझाया कि मनी डिमांड का के साथ एच के साथ क्या रिलेशन है। अब मैं एक छोटी सी बात लिखता हूँ, बताओ अगर इफ एच इक्व टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या समझते हैं? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ? कि अगर चेंज इन इंटरेस्ट हो रहा तो दैट लीड्स टू व्हाट? चेंज इन मनी डिमांड। हाउ मच? बताओ। इफ एच इक्व टू जीरो एंड चेंज इन इंटरेस्ट लीड्स टू चेंज इन मनी डिमांड, हाउ मच? जीरो। क्या बात है, फैंटास्टिक। If h equals to infinity, it means what? Change in money demand is infinity. Change in interest equals to what? जीरो। क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। यस सर।
अब क्या बोलना चाहते हैं सर? बस खत्म हो गया। आप कुछ बात, छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। छोटी सी बात वो क्या कि आपने क्या देखा कि ग्राफ तो बना लिया, सारा डिस्कशन कर लिया। अब बताइए मुझे शिफ्ट कब होगा? शिफ्ट इन मनी डिमांड शिफ्ट कब होगा उसमें? अदर फैक्टर चेंज करेगा, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा मनी डिमांड कब है? यहाँ पे आई है और यहाँ पे मनी डिमांड है। और मुझे पता है मनी डिमांड क्या होता है, उसको एल से भी नोट कर सकते हैं, एल इक्वस टू के वाई माइनस एच आई। तो सर जी यहाँ पे कोई अदर फैक्टर क्या है? और मनी डिमांड के लिए अदर फैक्टर क्या है? मनी डिमांड इनकम है। क्या बात है, मेरे ख्याल से आपने बोला, शायद आपका नाम है क्या नाम है? करिश्मा। क्या बात है जी, इनकम अदर फैक्टर है। अदर फैक्टर इनकम है। अगर इनकम चेंज हो गया, इनकम ज़्यादा हो गया तो मनी डिमांड इधर हो जाएगा। इसको बोलते हैं शिफ्ट। ये शिफ्ट है, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं शिफ्ट। ऐसे मत कर देना शिफ्ट। शिफ्ट हमेशा क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सेस, सॉरी, ये शिफ्ट है। अगर इनकम क्या हो गई, कम हो गई, तो शिफ्ट किधर होगा? इधर की तरफ होगा। देख लो, मज़ा आ गया। इनकम के साथ मनी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन आपने देखा है। इनकम के साथ इनकम उसको शिफ्ट करता है। अब आती है शिफ्ट की बात, स्लोप। स्लोप बताइए, स्लोप बताइए, स्लोप क्या है? स्लोप क्या चीज़ है? स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मनी डिमांड इक्वस टू के वाई माइनस एच आई, ये लिखेंगे ना। देखो, अब यहाँ पे मनी डिमांड कर्व का स्लोप मुझे सेपरेटली नहीं दिखाना चाहिए। जब हम स्लोप बताते हैं ना आपको, तो स्लोप बताते हैं किसका? हम स्लोप बताते हैं एलएम कर्व का। मनी डिमांड कर्व का स्लोप मुझे सेपरेटली आपको नहीं समझाना है। क्यों? क्योंकि मनी डिमांड कर्व का स्लोप आपने क्या देखा, हर पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। जब मैं स्लोप की बात करता हूँ तो स्लोप किसका बात करूँगा मैं? एलएम कर्व का। जब मैं स्लोप की बात करूँगा तो किसका बात करूँगा? एलएम कर्व का। सेपरेटली मनी डिमांड कर्व के स्लोप की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है उसकी। मान गए? यहाँ तक क्लियर है? स्लोप ऑफ मनी डिमांड इज नॉट रिक्वायर्ड। जब हम एलएम पढ़ाएंगे तो उसका स्लोप की जरूरत पड़ेगी हमको। तो सर, तो इसका मतलब है सर कि अब साइड बाय साइड देखा जाए तो आईएस कर्व के बारे में भी खूब सारी बात हो चुकी है, एलएम कर्व के बारे में खूब सारी बात हो चुकी है। आईएस कर्व डिराइव हो चुका है, ये है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे क्या है? वाई है। एलएम कर्व डिराइव हो चुका है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, यहाँ भी वाई है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। बस दोनों में डिफरेंस किस बात की बताइए? बताइए। आईएस कर्व में पहले क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज, दैट लीड्स टू इनकम में चेंज। होता नहीं होता है? इंटरेस्ट में चेंज होगा, दैट लीड्स टू इनकम में चेंज। फर्स्ट ये होता है और ये रिजल्टेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एलएम कर्व में क्या होता है? एलएम कर्व में पहले किस में चेंज होता है? पहले इनकम में चेंज होता है, एंड दैट लीड्स टू व्हाट? इंटरेस्ट में चेंज, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। पहले इनकम में चेंज होगा एंड दैट लीड्स टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन आई लीड्स टू चेंज इन वाई। और यहाँ क्या हो रहा है? चेंज इन वाई लीड्स टू चेंज इन आई। आप कैसे बोल सकते हैं कि ये जानकारी आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। ये बात तो हम लोगों को समझ में आ चुका है कि चेंज इन आई से चेंज इन वाई में क्या फ़र्क पड़ेगा। कैसे? चेंज इन आई होगा मतलब सपोज करो, मान लो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? कम हो गया, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा और वाई बढ़ जाएगा। ये तो मुझे कई बार आपने समझा दिया है। ये बताओ ये कैसे हुआ? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा कि आप मुझे बताओ कि अगर इनकम में चेंज हुआ तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, ये कैसे होगा? कोई बता सकता कैसे होगा? इनकम में चेंज होगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, कैसे होगा ये काम? कोई बच्चा बता दो, पढ़ा रखा है मैंने इस सब चीज़ों को। इनकम में चेंज होगा तो इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ जाएगा? बड़ा मजेदार है, आपको ऑप्शन है, बोल सकते हैं। कोई बच्चा बोल सकता है। अरिजीत बोलेगा इनकम में चेंज तो इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ जाएगा? अरे बाबा, मैं एक चीज पूछता हूँ, मुझे बताओ। कोई बात नहीं, बताओ। इनकम में चेंज होगा, इनकम बढ़ेगा तो किस में चेंज होगा ये बताओ? मनी डिमांड बढ़ेगा, मनी डिमांड बढ़ जाएगा। इनकम में चेंज होगा, बंदे का इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा।
बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बताओ? और मनी डिमांड को क्या बोलते हैं? होल्डिंग ऑफ मनी बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा 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 मनी होल्ड करेंगे, और ज़्यादा मनी होल्ड करेंगे इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी? इससे क्या होगा? बॉन्ड डिमांड क्या होगा? बॉन्ड डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगी ना। अगर लोग ज़्यादा मनी होल्ड करते, बॉन्ड डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। और बॉन्ड डिमांड के कम होने से क्या होता है? बॉन्ड की प्राइस क्या होती है? बॉन्ड की प्राइस डिमांड घटने से इंक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड की प्राइस घट जाएगी। अब बॉन्ड की प्राइस घटने से क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। फिर से समझो, फिर से समझो, मैं समझाता हूँ दोबारा, यही लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, फिर से सुनो। क्या हुआ? इनकम बढ़ गया, लोगों के पास अगर इनकम बढ़ेगा, खूब पैसे आएंगे, तो लोग क्या करेंगे? मनी को होल्ड करना स्टार्ट करेंगे, लोग से खूब सेव करेंगे। क्यों नहीं बचाएंगे पैसे भाई? जो बंदा कल घर में लाख रुपए रखता था, अब 2 लाख रखेगा, पैसे होल्ड करना शुरू कर देगा लोग, तो मनी डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। मनी डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली बॉन्ड की डिमांड क्या होगी? घटेगी। बॉन्ड की डिमांड घटने से बॉन्ड की प्राइस भी कम हो जाएगी। अरे मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो, उसकी प्राइस भी कम होगी। और बॉन्ड के प्राइस के साथ इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। समझा चुका हूँ ऊपर में, बॉन्ड प्राइस का इंटरेस्ट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, कसम आपको। देखो यहाँ पे बॉन्ड प्राइस के साथ, मैं कोई भी चीज़ आउट ऑफ पर्सपेक्टिव बोलता ही नहीं हूँ। देखो यहाँ समझा रखा है, इंटरेस्ट रेट देखो कम हो गया। कब कम हो गया? जब बॉन्ड प्राइस क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, 80 से 90 हो गया था। मज़ा आ गया। तो सर आपने क्या देखा कि ये पूरी कहानी हुई है। तो ये मत समझना कि कोई भी मार्केट या कोई भी जो पॉलिसी है वो एक साथ लगता है और वो पॉलिसी अपने हिसाब से काम चला लेता है। एक पॉलिसी दूसरे पॉलिसी को अफेक्ट करता है, उसको पॉलिसी मिक्स कहते हैं। और उसमें क्या होता है जब एक पॉलिसी दूसरे को अफेक्ट करता है, ये सब बातें आने वाली क्लासेस में आपको हम सिखाएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए। पूछिए पूछिए। देखो मैं कह रहा हूँ, कि अगर मान लो तुम्हारी इनकम ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गई ना, तो तुम ये कहोगे, तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, सर हमारी इनकम ज़्यादा हो गई तो हम उसी प्रोपोर्शन में बॉन्ड डिमांड भी बढ़ा सकते हैं। नहीं बढ़ा सकते हैं? नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर बंदे की इनकम बढ़ती है ना, तो वो मनी होल्ड करने की टेंडेंसी उसकी क्या होती है? पहले से ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होल्ड करने की टेंडेंसी आती है। मनी ज़्यादा सेफली रखता है अपने पास, हो ज़्यादा सेफ समझता है। लेकिन आप ये बताओ ना मुझे, ये समझाओ ना मुझे कि अगर इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये बताओ। अगर बंदे की मनी डिमांड बढ़ेगी तो दोनों बात साथ साथ कैसे हो सकता है कि मनी डिमांड भी बढ़ गई और बॉन्ड भी बढ़ गया? दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। हाँ। क्या? हाँ, सब्जेक्टिव मैटर्स है। आप ये सही कह रहे हैं कि वो अपनी पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट करेंगे वो, ठीक है ना, पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन क्या इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अगर इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, साइमल्टेनियस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया नेट रिजल्टेंट में। मैं एक काम करता हूँ, ये क्लासेस ना बहुत लंबा खिंच चुका है, मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे आपकी जो प्रॉब्लम्स वो ले लेता हूँ, ठीक है? आप कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ, काफ़ी लंबा खिंच चुका है, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, ठीक है? तो हम अगली क्लास से इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं हर क्लास में क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ रिवीजन करते चले जाते हैं, मान के बात को। तो जब हम आएंगे तो जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसी पॉइंट से हम रिवीजन करते चलाएंगे, कुछ आपसे पूछेंगे, कुछ आपसे जानेंगे, और तब जाके फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आगे का टॉपिक क्या होगा? ISLM दोनों को साथ साथ हम लेकर के आएंगे, मान गए? दोनों साथ लेके आएंगे। आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।